हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा 2D का। 2D क्षेत्रामिति मेंसुरेशन आज मैं यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि 2D है क्या। असल में 2D 3D इन सब से बहुत डर क्यों लगता है, इन सब के डर को मैं दूर करना चाहता हूं आपसे। ठीक है, एक अंदर आपके एहसास होना चाहिए कि ये सब चीजें बहुत आसान है, इन सब चीजों से कोई डरने वाली बात है नहीं। इसका डर तभी जाएगा जब हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कोई भी फालतू कमेंट ना करे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बातों को समझें और मेरे साथ चलें। हर एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा कि ये है क्या। जैसे हम यहां पर बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की। हम किसकी बात करने वाले हैं? मेंसुरेशन की बात करने वाले हैं। मेंसुरेशन में आपको क्या क्या समझना होगा, कैसे कैसे हमें उसे पढ़ना होगा, हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबकी बात करेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन की अगर बात करता हूं तो इसको कहा जाता है क्षेत्रामिति। क्षेत्रामिति या क्षेत्रमिति के दो पार्ट हैं मेनली। मेंसुरेशन के दो पार्ट हैं, एक है 2D और एक है 3D। ठीक है, 2D और 3D को फिर आगे इन्होंने बताया कि 2D में क्या क्या आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। जैसे 2D में आपको पेरीमीटर, परिमाप, 2D में आपको पेरीमीटर, परिमाप निकालने के लिए कहा जाता है। और इसी के साथ जैसे 2D में आपके लिए यहां पर हो जाता है एरिया। और अगर मैं 2D की बात करूं कि 2D पहले सबसे पहली बात है क्या, तो 2D एक कागज के टुकड़े का ऊपरी हिस्सा है। जैसे मान लो हमारे पास एक कागज है, ठीक है, एक कॉपी तो फिर भी 3D की सेंस देती है, परंतु एक कागज कहीं ना कहीं एक 2D का ही सिस्टम बना हुआ है। जैसे कागज है, ठीक है, मैं इसको अपने यहां पर रख के दिखा रहा हूं, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, तो ये एक क्या है? 2D फिगर है। अगर आप घर की दीवार को एक तरफ से देख रहे हैं आराम से, तो आपको पता होगा कि वो क्या है? 2D है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो डिमेंशंस हों। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? दो डिमेंशंस, 2 डिमेंशंस, 3 डिमेंशंस। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? 2D और 3D ऐसे कहा जाता है। दो डिमेंशंस कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। दो डिमेंशंस कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, लंबाई और चौड़ाई जो है इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लेंथ एंड ब्रेड्थ। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये क्या है? ये 2D है। ये आपको क्या ध्यान रखना है? ये 2D है। 2D में आप दो ही तरह की बात करेंगे, पेरीमीटर की और परिमाप की। जब 3D की बात हम करने लग जाते हैं तो 3D में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई साथ में आ जाती है। अगर आप एक कमरे के एक कोने को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक जो लाइन जा रही है वो लंबाई की है, दूसरी चौड़ाई की है और तीसरी क्या है? ऊंचाई की है। इस तरह से ये क्या बन जाता है? 3 डायमेंशंस हो गई तो 3D हो गई। 3D में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन, है ना, एक कमरे में आप कितनी चीजों को रख सकते हैं, उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको 2D से शुरुआत करवा रहा हूं कि 2D क्या है। जब आप 2D को समझ जाएंगे फिर हम 3D में निकल आएंगे आगे। देखो, सबसे पहले बात मुझे ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैं 2D में मेनली 2-3 चीजों की बात करूंगा। मैं 2D में आपके साथ एक तो बात करूंगा पेरीमीटर की, एक तो बात करूंगा पेरीमीटर की, अगर हिंदी में बात करूंगा तो परिमाप की। फिर अगर सेकंड पॉइंट पर देखते हैं तो हम बात करेंगे एरिया की। जितनी भी 2D फिगर हमारे पास आएंगी हम उनके पेरीमीटर की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके एरिया की बात करेंगे, उनके क्षेत्रफल की बात करेंगे। उनके किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की बात करेंगे। फिर हम जिस फिगर में डायगोनल्स बनेंगे हम उनके डायगोनल्स की भी बात करेंगे। क्या करेंगे? डायगोनल्स। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण की बात करेंगे। डायगोनल्स की आप बात करेंगे और साथ में इसको हिंदी में कहा जाता है विकर्ण की आप बात करेंगे। परिमाप हो गया, एरिया हो गया, डायगोनल हो गया, मेनली हम इन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, मेन जो है भाई साहब आपको ध्यान रखना है, परिमाप की बात की जाएगी, ठीक है, एरिया की बात की जाएगी और विकर्ण की बात की जाएगी। हम इसमें 5 से 6 टाइप की फिगर्स को डिस्कस करेंगे। वही उसी से क्वेश्चन आता है और वही चीजें बार बार घुमा घुमा कर पूछता है।
ठीक है। जैसे सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में और डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, जो चीजें हो सकता है शायद उसमें थोड़ी बहुत छूट गई हो, वो रह गई हैं वो। और सेकंड पॉइंट पर स्क्वायर की बात करेंगे हम, क्योंकि जो एक ट्रायंगल है ये भी है तो 2D का हिस्सा ना, ये जो ट्रायंगल है वो एक 2D का हिस्सा ही तो है। बस इसमें ये है कि जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अपनी भी कुछ बहुत सारी अलग होती हैं, इसलिए ट्रायंगल को एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। फिर हम बात करेंगे स्क्वायर की, वर्ग की, फिर हम बात किसकी करेंगे, स्क्वायर की, वर्ग की, फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, इसको क्या कहा जाता है, आयत कहा जाता है। फिर हम बात और किसकी करेंगे यहां पर, अगर मैं फोर्थ पॉइंट पर आता हूं तो हम यहां पर बात करेंगे पैरेललोग्राम की। हम यहां पर किसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम की, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसको क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज। फिर आगे हम यहां पर जो बात करेंगे वो हम करेंगे रोम्बस की, किसकी बात करेंगे, रोम्बस की, ठीक है, रोम्बस की, ये सब आपको पता भी है, ठीक है, काफी हद तक। रोम्बस को अगर आप कहोगे तो ये होगा समचतुर्भुज, रोम्बस क्या होगा, समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो जाएगा रोम्बस। और फिर आगे हम इसमें एक और बात करेंगे ट्रेपीजियम की, किसकी बात करेंगे, ट्रेपीजियम की बात करेंगे। इसको कहा जाता है समलंब चतुर्भुज, इसको क्या कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और फिर अगर हम आगे चलेंगे सेवंथ पर तो पॉलीगन्स, बहुभुज की बात करेंगे, पॉलीगन ये क्या होगा, बहुभुज की बात करेंगे। इस तरह से हम इस पैटर्न पर चलेंगे, 6-7 ये आपके साथ होंगी, इन सबको बारी बारी से आप डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर स्क्वायर पर चलेंगे, फिर रेक्टेंगल पर चलेंगे, फिर पैरेललोग्राम या रोम्बस में से एक पर चलेंगे, फिर उसका ट्रेपीजियम पर, फिर पॉलीगन पर। इन सातों को आपको कवर करना है। जैसे ही हम इन सातों की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं तब जाके हमारा ये क्या हो जाएगा, 2D खत्म हो जाएगा, बस इतना सा है। और इसमें अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि परिमाप क्या होता है और एरिया क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें भाई साहब, 2D, सबसे पहली बात तो ये 2D फिगर कौन सी है जिसको आप बोर्ड पर आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये 2D फिगर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये क्या है, ये 2D है। आपको पता चला कि इसके परिमाप की बात कर रहा है, तो परिमाप क्या है, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं इनकी भुजाओं की लंबाई का जोड़, इनकी भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या है, परिमाप है। परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, एक 2D फिगर की भुजाओं की लंबाई का जोड़। परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भुजाओं की लंबाई का जोड़, भुजाओं की लंबाई का जोड़, भुजाओं की लंबाई का जोड़, ये क्या है, ये पेरीमीटर है, परिमाप है। ये आपका हर एक उसमें अप्लाई होगा। चाहे एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल का परिमाप बोलता है, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर बोलता है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है भाई साहब उसकी भुजाओं का जोड़। अगर वो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, इसकी भुजाओं का जोड़ क्या होगा, उसका परिमाप होगा। इस तरह से जितनी भी फिगर हमारी 2D की बनेंगी उन सबकी भुजाओं का जोड़ क्या होगा, परिमाप होगा। सीधी सी बात है ये। अगर परिमाप है भी क्या, अगर हम देसी भाषा में इसको समझना चाहें भाई साहब, अगर मान लो कि मुझे इसके चारों तरफ घूमना है तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, ठीक है, ये मुझे रास्ता चलना पड़ेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। फिर आपसे बात करेगा एरिया की। एरिया क्या होता है कि आप इसके अंदर कितना सामान रख सकते हो। एरिया क्या होता है, आप इसके अंदर कितना सामान रख सकते हो, ये एरिया होता है। आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। जो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर वाला हिस्सा है, आप इसमें कितनी फसल बो सकते हो, कितना सामान रख सकते हो, ये सब क्या है, एरिया है। बस इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सब तो आपको ये सब बातें यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब हम जहां पर ट्रायंगल की ओर चलते हैं कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल के बारे में हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। क्लास को ना शेयर कर दे बाबा, जल्दी से आगे ले चल बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो अब देखो यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं।
ट्रायंगल्स के हम कुछ क्वेश्चंस को और यहां पर देखते हैं कि ट्रायंगल में और क्या बात कर सकता था। ठीक है, जो थोड़ी बहुत कैसा किसमें रह गई है उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये ट्रायंगल के बारे में मैं आपको थोड़ा लेकर चलता हूं। देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम करने पर उसका अनुपात ABC 2:3:5 हो जाता है। वास्तविक कोण का मान ज्ञात करें कि वास्तविक कोण का मान क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक त्रिभुज के सभी कोणों को 20 डिग्री क्या किया जाता है, कम किया जाता है। एक त्रिभुज के सभी कोणों को 20 डिग्री कम किया जाता है और उसके बाद उनका अनुपात क्या होता है, 2, 3 और 5 का हो जाता है। उसके बाद उनका अनुपात 2, 3 और 5 का हो जाता है। वास्तविक कोणों का मान ज्ञात कीजिए कि वास्तविक कोणों का मान क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। जैसे देखिए भाई साहब, जिनका भी आंसर आ रहा है 24, 36, 60 ना मानेगा है, निकालो डंडा है। जिनका भी आंसर आ रहा है ए ना मानेगा। देखो कैसे करना था। आपको पता है कि भाई साहब एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। आपको पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और आप प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम कर रहे हो, तो आप ओवरऑल कितना कम कर रहे हो, 60 डिग्री कम कर रहे हो। ओवरऑल कितना कम कर रहे हो, 60 डिग्री कम कर रहे हो। तो आप 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो जोड़ आपके पास कितना बचा, सभी कोणों का 120 डिग्री बचा। और आपको पता है कि ABC का अनुपात क्या दे रखा था, 2, 3 और 5। तो इनका मान कितना आया, 10। इनका जोड़ कितना आया, 10। 10 किसके बराबर दे रखा है, 120 के। तो भाई साहब 1 किसके बराबर हुआ, 12 के बराबर हुआ। 1 किसके बराबर हुआ, 12 के। तो 2 किसके बराबर हुआ, 12 दूनी 24। 3 किसके बराबर हुआ, 12 3 36 और 5 किसके बराबर हुआ, 12 5 60। तो मुझे यहां पर ये समझ आ गया कि अब ये अभी तक ये आप कहोगे भाई साहब वही आंसर तो आ रहा है, ए ही तो आ रहा है। नहीं, इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड ओरिजिनल एंगल, वास्तविक कोणों का मान बताओ कि वास्तविक कोणों का मान क्या है। भाई साहब ये तो मान तब है जब सभी को 20-20 डिग्री कम कर दिया गया है। आपको इनको 20-20 डिग्री बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तभी तो उनका मान वास्तविक हो पाएगा। तो आप इनको 20-20 डिग्री बढ़ाओगे तो ये 44 डिग्री हो जाएगा, ये 56 डिग्री हो जाएगा और ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाते हैं। ठीक है, ये काफी एग्जाम्स में ये कई बार आया था क्योंकि बच्चे इसमें पजल हो गए और उन्होंने ए ऑप्शन कर दिया और वही वो चाहता था कि आंसर गलत हो। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर ये प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम कर रहा है, इसका मतलब एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है। ओवरऑल इसने 60 डिग्री कम कर दिया तो 120 डिग्री मान बचा। इसने उनको 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा तो भाई साहब क्या आया, 24, 36, 60 आया। फिर इसने उन सबको 20-20 बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि 20-20 सबको पहले कम किया था। यही कहानी है इसकी। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप 200 है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपने यहां पर देखा एक त्रिभुज का परिमाप क्या है, 200 है। एक त्रिभुज का परिमाप क्या है, 200 है। इन्होंने कहा कि यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि ये x है, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है तो ये कितनी होगी, x प्लस में 20 होगी। तो तीसरी भुजा की हमसे लंबाई पूछी गई। एक बात मुझे बताओ, परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। यहां पर अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3x प्लस में 20 हो जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, 200 के बराबर दे रखा है।
तो x का मान क्या आया 180 बटा में 3 60 आ गया। x का मान क्या आया 180 बटा में 3 60 आया। तो हमसे तीसरी भुजा की लंबाई पूछी गई थी, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी 60 प्लस में 20 80 होगी। ऑप्शन सी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। बस आपको यहां पर पता होना चाहिए था कि परिमाप है क्या। अगर आप परिमाप के बारे में जानते हैं तो आप यहां पर सब चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और समझा रहा हूं, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। ध्यान से आप पहले एक बात ध्यान से सुनेंगे, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं एक, ठीक है, ध्यान से आप उसको समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अक्सर यहां पर आपने एक जीपी का फॉर्मूला देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप ध्यान से देखना। जैसे मान लो पहली संख्या 1 है, अगली संख्या आधी है, फिर अगली संख्या उसका भी 1/4 है, 1/2 है सॉरी, फिर उसकी अगली संख्या 1/8 है। इस तरह से करते करते इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो आपसे जब कभी भी आपको पता हो कि संख्याएं किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पिछले वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग करो तो आपका बराबर मान आना चाहिए। जैसे 1/2 आया, जैसे आप पिछले वाली संख्या 1/4 को आप भाग करेंगे 1/2 से, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तब भी क्या आया 1/2 आया। तो आपको पता चल रहा है जब आप पिछले मतलब दूसरी संख्या को पहली से भाग कर रहे हैं, दूसरी संख्या को पहली से भाग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 1/4 को आप 1/2 को, है ना, जैसे आप दूसरी संख्या को पहली से भाग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो आपको यहां पर पता चल रहा है कि ये इसमें किस में आ रहा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि ये क्या हो गया, ये r होगा, तो r यहां पर कितना आया 1 आ गया। आप क्या करो, दूसरी संख्या को पहली से भाग कर रहे हो। जैसे 1/2 को 1 से भाग किया, 1/4 को 1/2 से भाग किया, तो 2 ऊपर चला गया, 1/4 तो था ही, तो 1/2 मान आ गया। इस तरह से क्या रहा है ये, ठीक है। जैसे 1/8 को 1/4 से भाग किया, 4 ऊपर जाएगा तो 1/2 बचेगा, ये r हुआ। और जब ये इनफिनिटी की तक की सीरीज होती है तो इनका सम होता है a/1 में 1 - r होता है, a/1 में 1 - r होता है। ये तब होता है जब ये इनफिनिटी तक की सीरीज होती है। आप ध्यान रखना, अगर आपको इसका जोड़ पूछा जाता है तो इसका जोड़ पता है क्या होगा, ये होगा s = 1/1 में 1 - 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका जोड़ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात आपके ध्यान रहनी चाहिए कि ये पूरा ऐसे चलता है, ये जीपी है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, ये अभी इसका एक कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए मैंने इसको यहां पर ले लिया ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ मेरी बात को समझना। त्रिभुज ABC की साइड्स A, B और C है। ट्रायंगल हमें ABC दे रखी है और इसकी जो हमें साइड्स दे रखी है वो ABC है। ये ABC एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। फिर हमें कहा इसके किनारों के मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है। इसके किनारों से के मध्य बिंदु से मतलब इनके जो मध्य बिंदु है उनको मिलाया जाता है और एक और त्रिभुज बनाया जाता है। फिर जो ये त्रिभुज बनेगी इसके किनारों को फिर जोड़ा जाता है, इसके किनारों को फिर जोड़ा जाता है और फिर जोड़कर फिर एक त्रिभुज बनाया जाता है। फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है इन्फिनिटी तक, ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है इन्फिनिटी तक। तो हमें इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो एक बात मुझे बताइए, जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस में B प्लस में C, ठीक है, ये सबसे पहली का हो गया। फिर आप यहां पर देखोगे ये तो सबसे पहले वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। इसी तरह से अब मैं इसकी बात करता हूं, अगले वाले की, ये वाली ट्रायंगल की, इसका पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस में B प्लस में C/2 होगा, क्योंकि भुजाएं आधी हो रही हैं। फिर अगर मैं इसके भी आगे जाऊंगा तो इस भुजा का भी आधा होगा, तो ये कितना होगा, A/4 हो जाएगा। तो अब की बार जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, A प्लस में B प्लस में C/4 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा और ये कब तक चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। ये कब तक चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जब हम इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये जो इसके सामने वाली साइड होती है उसको क्या कर देती है, आधा कर देती है। ये उसके सामने वाली भुजा को आधा कर देती है, जैसे A/2 C/2 इस तरह से करती। जब जैसे
इसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये ए बी बाय 4, ठीक है, ए बाय 4, सी बाय 4 ऐसे होता चला जाता है। फिर 8 ए बाय 8, बी बाय 8, ठीक है, आधा आधा होता आगे चला जाता है। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो यहां पर क्या होगा, ए प्लस में बी प्लस में सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप जब इनको जोड़ोगे ए प्लस में बी प्लस में सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर आप बचा एक आधा 1/4, ऐसा करते करते इंफिनिटी तक बचा। इसका जोड़ तो मुझे पता ही था कि इसका जोड़ क्या होता है, इसका जोड़ होता है a/1 - r, होता है कि नहीं, और r का मान क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो ये क्या हो गया, इसका जोड़ आ गया 2। तो भाई साहब ये किसके बराबर आ गया, 2 × a प्लस में b प्लस में c। मतलब मैं आपको यहां से ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब जो भी पेरीमीटर ट्रायंगल का होगा उसका दुगना पेरीमीटर क्या होगा, सभी ट्रायंगलों के परिमाप का जोड़ होगा। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आप उस ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाते चले जाते हैं इंफिनिटी तक मिलाते चले जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि सभी ट्रायंगलों के परिमाप का जोड़ क्या होगा, तो आप ध्यान रखना ये होगा बड़े वाली ट्रायंगल की लंबाइयों का जोड़ गुना में दुगना, बड़े वाली ट्रायंगल की त्रिभुज की लंबाइयों का जोड़ और इसका दुगना ही इसका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि आपको, अगर ये वो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बोल दिया, आप इसमें देखेंगे एक एक पॉइंट की इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा ट्रिपलेट की भी बात करेंगे कि ट्रिपलेट क्या हैं, कैसे कैसे उनको किया जाता है, ट्रिपलेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है सारी। तो पहले इसको देखते हैं जो चीजें आपके समझने वाली हैं। अब इसको देखिए, देखिए यहां पर क्या कह रहा था, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज और बनाई गई तथा इसी तरह नई त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक त्रिभुज और, यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक चलती रही, मतलब इन्फिनिटी तक। सभी त्रिभुज का परिमाप बताओ कि सभी त्रिभुज का परिमाप क्या है। वही बात हुई भाई साहब, अगर एक त्रिभुज की एक भुजा 24 है, अगर एक त्रिभुज की एक भुजा 24 है, तो क्या आपको इसका परिमाप पता है? हाँ, क्या होगा इसका परिमाप, 24 गुना में 3 होगा, 4 × 12, हंसिल 1, 72 इसका परिमाप होगा। और अगर ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही सबको जोड़ता चला जा रहा है तो सभी का परिमाप क्या होगा, इसका दुगना होगा। कितना होगा, दुगना होगा। तो आपके पास आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। देखते ही आंसर आ जाएगा। अगर आपने इस पूरे को पढ़ रखा होगा कि ये कंसेप्ट क्या है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर कर देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज पहली बात है क्या। देखो समकोण त्रिभुज में आपको ये तो बता ही चुका हूं कि समकोण त्रिभुज होती कौन सी है, जो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। जैसे मानते हैं हमारे पास ये वाली एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें एक ट्रायंगल, एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें एक कंडीशन मैंने आपको और भी बताई थी कि भाई साहब दो साइडों के स्क्वायर का सम, ठीक है, दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक रेट है, ठीक है। अब यहां पर ट्रिपलेट की बात करते हैं कि ट्रिपलेट यहां पर क्या होते हैं। ट्रिपलेट एक शब्द दे दिया गया है जो एक मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं होती हैं, उनको ट्रिपलेट का फॉर्म दे दिया क्योंकि इनकी भुजाएं फिक्स होती हैं। जैसे देखिए आपको यहां पर दिया गया है 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है।
मतलब इसकी एक भुजा 3 होगी तो दूसरी 4 और इसकी तो एक भुजा 5 होगी। अगर 2 भुजाएं फिक्स हैं तो तीसरी अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। अगर आप इसका एक और ट्रिपलेट देखेंगे तो वो क्या है, 5 12 13, ये एक और ट्रिपलेट है। अगर आप आगे इसमें देखेंगे और ट्रिपलेट क्या है, 8 15 17, ये भी एक ट्रिपलेट है इसका। इसी तरह से अगर आप इसमें और ट्रिपलेट देखेंगे तो एक है 7 24 25 है, और देखेंगे आप तो क्या है 9 40 41 है। ये थोड़े याद करने वाले हैं, 9 40 41 7 24 25 वाले, ठीक है। और ट्रिपलेट का सुख क्या है ये हम देखते हैं। ट्रिपलेट का सुख असल में ये है भाई साहब, ट्रिपलेट है क्या, इनका ये है, अगर आप इस पूरे का दुगना कर देंगे, अगर आप इन सब का दुगना कर देंगे तो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे अब देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अगर आप इसका दुगना कर रहे हैं तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ये भी एक ट्रिपलेट ही है। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 34, ये भी एक ट्रिपलेट है। भाई साहब इस तरह से अगर आप इसका 3 गुना भी कर देंगे, अगर आप इसका 3 गुना भी कर देंगे तो भी ये ट्रिपलेट ही बनेगा। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, इस तरह से ये कह रहा है। आप इसका 3 गुना करेंगे, 5 3 15 और 12 3 36 और 13 3 39, इस तरह से, ठीक है। आप यहां पर देखोगे 8 3 24, 15 3 45 और 17 3 51, ये सब ट्रिपलेट है। आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसको चेक करते हैं, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और ये किसके बराबर आया, 676 के। 26 का स्क्वायर भी क्या होता है, 676 ही होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रिपलेट बना। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे 8 8 64 और छिकम छिकम 36, 64 और 36 कितना हुआ, 100, और 10 का स्क्वायर भी क्या होता है, 100। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पता चलेगा ये क्या है, ट्रिपलेट है। समझे बात की कहानी, ठीक है। ये ट्रिपलेट का कंसेप्ट था। मतलब आपको ये बेसिक वाले रूट्स याद होने चाहिए। जैसे 3 4 5 याद है, 5 12 13 याद है, 8 15 17 याद है। इससे हम कितने भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। 2 से गुना कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, जितने से भी कर लो, वो उसका क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज आपको और बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। यहां पर कभी कभी कुछ बच्चों को इस बात को लेकर डाउट हो जाता है कि भाई साहब जो इसका परपेंडिकुलर है, जो इसका लंब है, ठीक है, जो हम ऐसे लंब डालते हैं, ठीक है, वो अलग है या फिर जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है सेम ही है, ठीक है। मतलब कभी कभी आपसे पूछा जाता है, आपको कहा जाता है कि BD एक लंब है, तो आप इसका मान बताएं। आप गलती से BD का मान अगर h/2 लिख सकते हैं, हाइपोटेनस/2 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, लंब अलग होता है इसमें और परी के अंदर अलग होता है। इसको ध्यान रखना, लंब इसमें अलग होता है और परी के अंदर इसमें क्या होता है, अलग होता है। ये BM क्या है, परी के अंदर है। जो सामने वाली जो मीडियन है, मतलब एक तरह से अगर आपको कहा जाए कि BM मीडियन है और BD लंब है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों की लंबाई h/2 ही होगी। नहीं, दोनों की लंबाई अलग अलग होगी। जो BM है वो मीडियन है। नोट करो, BM क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। BM क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। तो ये क्या करेगा, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये क्या करेगा, हाइपोटेनस को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, h/2 हो जाएगा। और अगर आपको कहा जाता है BD, ये क्या है, लंब है। लंब का मान पता है यहां पर क्या होता है, PB/H होता है। लंब BD मतलब एक लंब है। अगर यहां पर बात करो परपेंडिकुलर हुआ ये AB, ठीक है, तो इसको भी लंब कहते हैं, ठीक है। लंब गुना में आधार बटा में कर्ण, ये किसका मान होगा, ये BD का मान होगा। लंब गुना में आधार बटा में कर्ण, ये किसका मान होगा, BD का मान होगा। ये भी आप ध्यान रखना, ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। मीडियन अगर बोलेगा तो h/2 होगा। अगर ये बोलेगा कि एक सर्कम सेंटर बनाया गया है, उसका हमसे मान पूछेगा, ठीक है, एक सर्कम सेंटर बनाया गया उसका हमसे मान पूछेगा, तो भी उसका मान क्या होगा, h/2 होगा, हाइपोटेनस का आधा होगा। ये ध्यान रखना। परंतु अगर कभी भी आपसे लंब पूछेगा, लंब कहेगा, तो उसका मान PB/H होगा, लंब गुना आधार बटे कर्ण होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। होता कैसे है ये बहुत ही आसान है। जैसे आपने देखा एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है b और हाइट क्या है p, परपेंडिकुलर। और एक अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरफ से आकर देखूं, मतलब यहां से देखूं a b c, इस तरह से देखूं, तो यहां पर आपको ट्रायंगल का एरिया पता, एरिया क्या होता है एक ट्रायंगल का एरिया यहां पर भी आपको पता है, हाफ इंटू बेस। अब की बार बेस ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, जो कर्ण है आपका वो हो गया, ठीक है। और लंब क्या हुआ, BD हो गया। हाफ इंटू हाइट क्या हो गई, BD हो गई। हाफ से हाफ कट गया, तो आपको पता है कि PB अपॉन H किसका मान आ गया, BD का मान आ गया। इस तरह से ये निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछता है, तो आपको इन दोनों के बीच की पजलिंग को हमेशा ध्यान रखना है कि ठीक है, कहीं आप इसमें पजल होते रहो और भाई साहब काम सारा खराब हो जाए। देखो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, RRB NTPC 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते, जल्दी से बताओ। बताइए इसमें क्या कहना चाहता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक आपको ट्रायंगल दी गई है, उस ट्रायंगल की भुजाओं का मान क्या है, 5, 12 और 13 है। आपको उसका क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है कि उसका एरिया क्या होगा। मैं देखते ही समझ गया था कि 5, 12, 13 तो क्या है, एक ट्रिपलेट है। इस तरह से ये हेल्प करता है। देखो हमने यहां पर नोट कर रखा है ना, 5, 12, 13 ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मुझे हल्का सा ध्यान होगा कि भाई साहब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या बोलोगे, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आप किसी को भी ले सकते हो, 5 को भी ले सकते हो, 12 को भी ले सकते हो, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको यह ध्यान रखना है ये हाइपोटेनस है 13, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या है, कर्ण है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको पता था यहां पर ये कट गया, तो 30 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, ठीक है। आपको लगेगा कि यार हमने पढ़ लिया, हमने बहुत अच्छा किया। क्यों, क्योंकि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इतने आसान क्वेश्चन पूछता है, मैं इसको छोड़ के आता, आपको ऐसा महसूस होगा। तो इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लीजिए, ताकि आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर ना आए, फिर आपको पश्चाताप होगा। अगर आप इनको नहीं करके जाएंगे तो एक मन में रहेगा, अरे यार उसने कर लिया था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा ना हो पाया यार, ठीक है। तो पश्चाताप से भरने से अच्छा है कि हम इस पर मेहनत करके थोड़ा काम कर लें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या क्या रहा है। इसमें इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ राइट एंगल साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का मान 8 तथा 6 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का मान का मतलब क्या है, ऐसी दो भुजाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसा कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण इनके बीच में बन रहा है। ये 6 और ये 8। फिर इन्होंने कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। एक बात मुझे बताइए, अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, 10 होगी। ये कितनी होगी भाई साहब, 10 होगी। और यहां से हम इसको क्या काटेंगे, आधा काटेंगे, वही इसका क्या होगा, वही इसका रेडियस होगा, वही इसका सर्कम सर्कल होगा, ये मैं जानता हूं। तो 5 इसका क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो 5 हुआ। फिर इसने कहा दी फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ पूछी इसने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, PB अपॉन H होगी। 8 के 48, 48 बटा में 10, 4.8 इज द राइट आंसर। तो 5 और 4.8 ये इसके क्या है, परम सत्य आंसर है। आपको एक बात का पूरा ध्यान रखना कि ये 10 कैसे आया, ये आपको आना चाहिए। 8 8 64, चिकम चिकम 36, आपने जोड़ा 100 का स्क्वायर रूट किया 10 आ गया। कई बार ये भी नहीं पता होता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आना चाहिए बस आपको, ठीक है, समझ आना चाहिए। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। आपसे सर्कम सर्कल का रेडियस पूछा था, परिकेंद्र का रेडियस पूछा था। अगर आपको ये अभी भी थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं, तो आपको रिपीट करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा रिपीट करेंगे आपको सब बातें उतनी अच्छे से समझ आएंगी। बहुत बढ़िया। ट्रायंगल को आप एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपका और सेशन वो सुधर जाएगा और आप अच्छे से उसको सीख जाएंगे। अब हम यहाँ पर मेनली अब 2D के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर चल रहे हैं कि स्क्वायर, वर्ग, वर्ग क्या है।
अब हम 2D के अंदर आए हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक तो हम 2D के बाहर ही थे, अभी तक तो हम ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे थे और ट्रायंगल हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो इसलिए उसका अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी तक तो सब पुरानी बातें सी चल रही हैं। तो अब हम स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, एक वर्ग के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहला बात है कि वर्ग दिखता कैसे। सबसे पहली बात ये है भाई साहब, वर्ग कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, ए जैसे ये है, ठीक है। ये इसकी क्या हुई, चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये एक वर्ग है। जैसे ए बी सी डी, ये क्या हुआ, एक वर्ग हो गया। इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। और जैसे जो भी रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, चलो रेक्टेंगल की बाद में बात करेंगे, पहले इसी को समझते हैं, ठीक है। एक वर्ग, एक स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर आपसे कहा जाएगा कि इसका परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है। आपसे कहा जाएगा कि इसका परिमाप क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, परिमाप है 4a। परिमाप क्या है, 4a। चारों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है, 4a होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है भाई साहब, चारों भुजाओं का जोड़, सबको जोड़ा, ए कितना आ गया, 4a आ गया। फिर आपको बोला गया कि इसका एरिया क्या है, फिर आपको बोला गया इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखना कि जब सभी कोण 90 डिग्री हों, या फिर आपको बेस के साथ इसके सभी कोण 90 डिग्री भी होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे सबके साथ ये 90 डिग्री कोण बनाता है। और एक बात आपको और बताता हूं, जब बेस के साथ आपको हाइट का पता चल जाए, आपको बेस का पता हो और आपको हाइट का पता हो, ठीक है, तो आप उस क्षेत्रफल का एरिया निकाल सकते हैं, उस 2D फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। उस 2D फिगर का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। हमेशा क्या होता है, आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। और हाइट क्या है, इसकी दूरी है आधार से, आधार से कितना दूर है, ठीक है, बस वो इसकी हाइट है। तो आप यहां पर देखेंगे भाई साहब, बेस भी a है और हाइट भी a है, तो एरिया कितना होगा, a स्क्वायर होगा। एरिया कितना होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखिए, परिमाप पेरीमीटर क्या है, 4a है, और एरिया क्या है भाई साहब, a स्क्वायर है। और अगर यहां पर डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल क्या होता है, किन्हीं भी दो कोनों को मिलाना क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। किन्हीं भी जब आप दो कोनों को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, डायगोनल बनता है। अगर आप D और B को मिलाएंगे तब भी एक डायगोनल बनेगा, A और C को मिलाएंगे तब भी एक डायगोनल ही होगा, ठीक है। AC एंड BD ये क्या है, डायगोनल्स हैं। AC एंड BD ये क्या है, डायगोनल्स हैं। ये क्या करते हैं, यहां पर ये एक स्क्वायर में एक दूसरे को, ठीक है, काटते हैं यहां पर, और बराबर काटते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बराबर काटते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। इस तरह से एक स्क्वायर बना होता है। अगर एक डायगोनल की बात की जाए, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो, क्योंकि एक स्क्वायर में दोनों बराबर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये A है, ये A है। क्या मैं सामने वाली भुजा की लंबाई नहीं निकाल सकता, पाइथागोरस थ्योरम से मैं सामने वाली भुजा की लंबाई निकाल सकता हूं। A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर √2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना था, ठीक है, कि √2a इसकी क्या होगी, डायगोनल होगा, इसका विकर्ण होगा। पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा। एरिया क्या होगा, a स्क्वायर होगा। और अगर डायगोनल एक विकर्ण की बात करता हूं तो √2a होगा। इन सब बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर थोड़े छोटे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। RRB NTPC 2016 ये क्वेश्चन आपसे, चलो इसको तो थोड़ी देर में करवाएंगे, ठीक है। एक बार पहले इसको देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इस क्वेश्चन इसमें क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप एक इंफॉर्मेशन और मेरी तरफ से नोट कर लीजिए। √2 का मान क्या होता है, 1.41 होता है। √2 का मान क्या होता है, 1.41 होता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाहता है ना। यहां पर आपको कहा गया है 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े माप की बांस होगी। बोम्बू will be the largest measurement to be placed in a square of 100 square meter area। ये हमसे पूछा गया 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में कह रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A² = 100 होता है।
तो आपको एक साइड का मान पता चल गया, कितना आ गया 10 आ गया। एक साइड का मान क्या आ गया 10 आ गया। तो मुझे पता है कि भाई साहब अगर मैं ये मेरे पास एक कागज है, ठीक है, मुझे सबसे लंबी लाइन खींचनी है तो मैं कैसे खींचूंगा, मैं सबसे लंबी लाइन ऐसे ही खींच सकता हूं, ठीक है, जो ये तिरछे वाली है, और मेरे पास कोई हल नहीं है इसको यहां पर रखने का, ठीक है, इससे ज्यादा लंबा मैं यहां पर कुछ भी नहीं रख सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो आपको पता था डायगोनल की लंबाई क्या होती है, √2a होती है। डायगोनल की लंबाई क्या होती है, √2a होती है। और √2 का मान क्या होता है, 1.41 होता है। और a का मान क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, क्योंकि a का मान 10 दे ही रखा है इन्होंने, ठीक है। 100 एरिया दे रखा था तो साइड कितनी आई, 10 आई। तो भाई साहब आपके पास ये आ गया 41, ऐसे कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 14.1 के करीब बनेगा, मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब ग्रुप डी 2013 में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। जैसे देखिए आपको और दिखाता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। बस आपको अगर एक बात इसमें बेसिक आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताएं जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, भाई साहब चलान कट रहा है आपका। मेरी बात सुनो, कैसे चलान कट रहा है। आप कहोगे सर बी तो होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण होता क्या है, √2a होता है, और इसकी लंबाई क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो वर्ग की भुजा कहां, भुजा पूछा कि भुजा क्या होगी, तो मैंने यहां पर कहा कि वर्ग की भुजा होगी a, और ये 4/√2 हो जाएगा। √2 को आप क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से भाग करोगे। ऐसे ही तो करोगे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना, यही हमें कहा गया। तो यहां पर आपने देखा कि a का मान क्या आएगा, 4√2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर आया 2√2। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही खेलेगा भाई साहब, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या थी, 4 सेंटीमीटर थी। विकर्ण होता कितना, √2a। a का मान क्या आया, 4/√2। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से भाग। आपने इसकी काटा पीटी की, 2√2 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 2√2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। दो वर्गों m एंड n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया। दो वर्गों m एंड n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूं इसको। आगे बढ़ता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार घर से करके लाओगे, देखकर ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन था, आरआरसी ग्रुप डी 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। यदि वर्ग के विकर्णों का योग 100 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यदि वर्ग के विकर्णों का योग 100 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का योग होगा, ये आपसे पूछा गया। एक बार आप फिर से ध्यान से सुनोगे, ठीक है। वर्ग के विकर्णों का योग क्या है, 100 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण होता क्या है, √2a होता है, ठीक है। और इसका भी योग मतलब दोनों की लंबाई क्या रहा है, इसका दुगना हमने कर दिया। तो भाई साहब इनका योग क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो एक का मान क्या हुआ, 50। तो √2a का मान क्या आ गया, 50 आ गया। तो a का मान क्या हुआ, 50/√2। भाई साहब आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से भाग करोगे, ये किसके बराबर आया, 25√2 के बराबर आ गया, 25√2 के बराबर आ गया। आपको इसका एरिया पूछा गया था, तो a का स्क्वायर कर दोगे। भाई साहब 25 का स्क्वायर 625 गुना में 2 कितना आ गया, 1250 आ गया। 1250 इसका क्या है, परम सत्य आंसर। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखोगे, आपको पता है कि एक जो स्क्वायर है, अगर मैं इसकी फोटो बनाकर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इसकी फोटो बनाएं कहाँ पे, मान लेते हैं कि हम इस पे बना देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ये है, ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है a और इसकी साइड क्या है a, तो हमें पता है कि भाई साहब ये कितनी हो गई, √2a हो गई, ये कितनी हो गई, √2a हो गई। आपको ये बात बिल्कुल समझ आई। अब आपको पता है कि √2a एक डायगोनल का मान है, तो दोनों का क्या होगा, 2 × √2a होगा। तो भाई साहब आप इसको जोड़ोगे तब भी क्या बनेगा, 2 × √2a बनेगा। तो भाई साहब आपने ये 100 दे रखा है, तो आपको पता चला कि √2a का मान क्या हुआ, 50, तो a का मान क्या हुआ, 25√2। ये आपको पता होगा, √2 जब नीचे आता है तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई, √2 से भाग कर देते हैं। नीचे जब सेम मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2 जब इसको काटेगा तो कितने पर काटेगा, 25 पर काटेगा, तो ये 25√2 होगा। आप a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 25 का स्क्वायर 625, √2 का स्क्वायर 2, तो मल्टीप्लाई हो गया 1250, 1250 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यही सब चलता रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। मतलब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, बताइए। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताएं जल्दी से। देखिए इसमें कैसे होना था, जैसे एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है, ये हमसे पूछा गया। देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग के क्षेत्रफल का, एक वर्ग की एक साइड को a मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a² होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a² होगा। फिर आगे कहा गया कि जो इसका एरिया है ना वो किसके बराबर है, उसके प्रत्येक विकर्ण के आधे के बराबर है। भाई साहब एक विकर्ण क्या होगा, √2a होगा, तो उसके आधे के बराबर हुआ ये। और हमने यहां पर देखा कि a से a उड़ गया ये, तो भाई साहब a के ही तो उड़ा, a का मान क्या आया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √2, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 गुना में √2, ये कट गया तो 1/√2 आया। अब मुझे बताइए यहां पर क्या लिखा है, विकर्ण के संख्यात्मक मान क्या है, विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है। विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। भाई साहब हमें पता है विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। a का मान 1/√2 आ रहा है, तो √2a का मान क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस बात को घुमाकर पूछा गया है ना, और कुछ नहीं था। आपको बस थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको पता था कि एक एरिया का, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a² होता है। एक डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। जो इसका स्क्वायर है वो उसके डायगोनल के आधे के बराबर है, मैंने किया। फिर हमने देखा आप 2 को क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 आया, और भाई साहब ये तो एक साइड आई, और एक जो डायगोनल होता है, जो एक विकर्ण होता है, वो क्या होता है, वो उसका √2a होता है, साइड का मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, डायगोनल होता है। तो आपने उसका मान निकाला, क्या आ गया, आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर और बताएंगे आप कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। ये तो होगा, इसका आंसर देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। ये वही रियल लाइफ का ये क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत शानदार इन्होंने इस क्वेश्चन को लिखा, बढ़िया ढंग से इसको बताया। ये रियल लाइफ से जोड़ने का एक प्रयास है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, एक स्क्वायर ग्राउंड का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 3,13,600 वर्ग मीटर। एक महिला को 4√2, ठीक है, 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान को विकर्ण तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। एक महिला है, उसको पता है कि अगर मैं साइडों से जाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा।
तो वो क्या कह रही है, वो कहती कि मैं साइड से ना जाकर मैं कैसे चली जाऊंगी, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तिरछा। इसको पता है कि भाई साहब कम टाइम में पहुंच जाऊंगी। अगर आपको ABC एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, आपको पता है कि आपको A बिंदु से C बिंदु पर जाना है, तो आप जानते हैं कि आपको A से C पर जाने के लिए AB और BC भुजा पार करनी होंगी, या फिर आपके पास एक अल्टरनेट रास्ता है, आप सीधा A से C पर चले जाओ। ठीक है, तो आप उस महिला ने A से C वाला रास्ता चुना। और उसकी स्पीड क्या है, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो उसकी स्पीड है 4√2। उसकी स्पीड क्या है, 4√2 है। इस पूरे का एरिया कितना है, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो आपको पता चलेगा कि A का स्क्वायर एरिया, मतलब इसकी साइड का छोटा मान ही ले लेते हैं, मांझा। ठीक है, अब इसका देखो भाई साहब, आपको यहां पर पता चला कि A स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, 3,13,600। इसका स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता ही है। तो एक साइड का मान आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। आप इसको चेक कर लेना, वैसे ही जैसे मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है। तो एक साइड का मान क्या आया, 560 आया। इसका मान भी क्या है, 560 आया। इसका मान कितना आ गया, 560√2 आया। ये दूरी हो गई। अब हमें समय बताना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या होगा, टाइम होगा। तो भाई साहब √2 से √2 कटा, √2 से √2 कटा, और ये कट गया 4 पर। तो आपको पता चल गया कि ये होगा 4 एकम 14 चौकी 56, 140 सेकंड हुआ। आप इस 140 सेकंड को मिनट और सेकंड में बदलेंगे तो आपको यहाँ पर पता चला 7/3, तो 2 तिया 6 और 1 7, और मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, ताकि हम क्या कर दें, सेकंड में इसको प्रॉपर चेंज कर लें। 2 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, यहां पर नीचे से एक बार फिर से पूरी बात को समझना। एरिया मुझे दे रखा था, एक साइड मुझे निकालनी थी, तो मैं इसका क्या करूंगा, एरिया का स्क्वायर रूट करूंगा, तो मेरे पास साइड आ जाएगी 560। एक साइड आई 560, एक साइड आ गई। ठीक है, तो ये अगर ये एक साइड है तो डायगोनल क्या होगा, 560√2 होगा। और मुझे यहाँ पर पता है कि ये तो मेरी एक साइड आ गई जिसको मैंने क्रॉस करना है, ये मेरी दूरी हो गई। स्पीड क्या हो गई, 4√2 हो गई। स्पीड मुझे पता है, दूरी मुझे पता है, टाइम मैं निकाल सकता हूँ, दूरी बटा में स्पीड कर दूंगा। ठीक है, 560√2 बटा में दूरी कर दी, सॉरी स्पीड कर दी, तो मेरे पास यहाँ पर आया 140 सेकंड आ गया। सेकंड को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, मिनट में, तो मैंने 60 से भाग किया, 2 सही 1/3 मिनट आ गया। 1/3 को किस में चेंज कर रहा हूं, सेकंड में, फिर से आगे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 2 मिनट 20 सेकंड आ गया। यही इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ये इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, 2D की ये पहली क्लास थी। मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और भी साथी हमारे बारे में जान सके और हमसे जुड़कर आगे पढ़ सके। सबको बताना, ठीक है। और हाँ, सुबह सुपर 30 सेशन को ज्वाइन कीजिए, 8 बजे चलता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचिए। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आपके साथ। मंडे को होगा अब सुपर 30 सेशन सुबह 8 बजे। उससे पहले 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। नए पैटर्न पर क्वेश्चन करवा रहे हैं सर आपको। और आज के सेशन को फिर यहीं तक रखता हूं। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे मंडे को रात को 9 बजे। ये फिर से चलेगा 2D आगे। ठीक है, बहुत आसान है अगर आप चीजों को करते हैं तो। आज की सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।